सोचिए कि एक नया और बेहद चमकदार स्मार्टफोन खरीदा जाता है। अच्छा। बाहर से देखने पर उसका हार्डवेयर, उसकी स्क्रीन, उसके बटन, सब कुछ उस व्यक्ति का होता है जिसने उसे खरीदा है। बिल्कुल, वो पैसे देकर उसे लाता है। हाँ, और वो व्यक्ति स्क्रीन पर अपनी पसंद का पासवर्ड भी लगाता है। उसे लगता है कि इस पूरे डिवाइस पर उसी का पूरी तरह से नियंत्रण है। एक मालिकाना एहसास होता है। एकदम सही। लेकिन अगर हम गहराई में जाकर देखें तो उस फोन के अंदर कौन सी एप्लीकेशन चलेगी, कौन सा डेटा बाहर जाएगा और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम असल में कैसे काम करेगा, ये सब कुछ चंद दूर बैठे डेवलपर्स तय कर रहे होते हैं। ये तो है। सतह पर नियंत्रण का एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन असलियत में वो सिर्फ एक भ्रम है। आज के हमारे स्रोत के मुताबिक हमारी आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था भी बिल्कुल इसी स्मार्टफोन की तरह काम कर रही है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब अक्सर हम सत्ता और व्यवस्था के बाहरी ढांचे को देखकर ये मान लेते हैं कि सब कुछ बहुत पारदर्शी है। हाँ, है ना। लेकिन देखिए, इस गहन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहूंगी। जी बिल्कुल। आज हम कृपाशंकर द्वारा लिखित द प्लूटोक्रेटिक पैराडॉक्स, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन एंड डेमोक्रेटिक डीके, जी, इस लेख के अंशों का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी राजनीतिक दल, आर्थिक विचारधारा या किसी व्यवस्था का ना तो समर्थन करना है और ना ही उसका विरोध करना है। एकदम सही कहा आपने। हम यहाँ केवल एक विश्लेषणात्मक नजरिए से स्रोत सामग्री में उठाए गए तर्कों और लेखक की चिंताओं को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। लक्ष्य बस यही है कि इन तथ्यों को समझकर एक स्वतंत्र निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। हाँ, ये तटस्थता बनाए रखना बेहद जरूरी है। और हमारी इस आज की गहन चर्चा का मिशन यही समझना है कि कैसे लेखक के अनुसार धन का एक जगह इकट्ठा होना उस लोकतांत्रिक ढांचे को खामोशी से खोखला कर रहा है जिस पर हमारा आधुनिक समाज टिका है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ किताबों में छपी कोई थ्योरी नहीं है जी। ये सीधे तौर पर उस हवा को प्रभावित करता है जिसमें हम सांस लेते हैं, उन स्कूलों को प्रभावित करता है जहां शिक्षा दी जाती है, और उन नीतियों को तय करता है जो हमारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती हैं। ये बहुत ही अहम बात है। तो चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। स्रोत ये बताता है कि सत्ता हमेशा से एक ही तरह के लोगों के हाथ में नहीं रही है। हाँ, मानव इतिहास में सत्ता के केंद्र का एक पूरा क्रमिक विकास देखने को मिलता है। स्रोत में श्री प्रभात रंजन सरकार के दर्शन का उल्लेख ही किया गया है। अच्छा जी, जो ये बताते हैं कि समाज ने अलग अलग युग देखे हैं। एक समय था जब सत्ता पूरी तरह से शारीरिक बाहुबल पर निर्भर करती थी। मतलब जो सबसे शक्तिशाली है वही राज करेगा। बिल्कुल, जो सबसे ताकतवर योद्धा होता था वही कबीले या राज्य का शासक बन जाता था। उसके बाद समाज उस दौर में पहुंचा जहां बौद्धिक क्षमता ने सत्ता संभाली। नीतियां बनाने वाले मंत्री और विचारक ये सब समाज को दिशा देने लगे। चलिए इससे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज का युग ना तो शारीरिक बल का है और ना ही पूरी तरह से बौद्धिक बल का, है ना? एकदम सही। लेखक के अनुसार आज हम वैश्य युग में जी रहे हैं। जी, यानी एक ऐसा दौर जो पूरी तरह से पूंजी या धन पर आधारित है। यहाँ ये बात कही गई है कि भोजपति वर्ग, जो वैश्य वर्ग है, वो लोकतंत्र के माध्यम से शासन करता है। उनका तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वास्तव में उन्हें बेतहाशा संपत्ति इकट्ठा करने का एक बेहद सुरक्षित और वैध आवरण प्रदान करती है। और यहीं पर वो स्मार्टफोन वाला उदाहरण बिल्कुल फिट बैठता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे ये पूरी व्यवस्था जनता को अधिकारों का एक भ्रम देती है, एक इल्यूजन देती है। हाँ, इल्यूजन। बाहर से सब कुछ बहुत लोकतांत्रिक लगता है। मतलब लोग रैलियों में जाते हैं, लंबी लाइनों में लगकर वोट डालते हैं, सरकारें बदलती हैं, और न्यूज में दिन भर यही चलता रहता है। बिल्कुल। इस प्रक्रिया से यह एहसास पैदा होता है कि सत्ता का असली रिमोट कंट्रोल आम जनता के हाथ में ही है। लेकिन जो अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी मीडिया का नियंत्रण, आर्थिक नीतियां और जो बड़े प्रशासनिक फैसले होते हैं, वो पूरी तरह से धन शक्ति के पास सुरक्षित रहता है। अरे वाह! ये भ्रम बहुत चतुराई से बुना गया है ताकि सत्ता पर जो वास्तविक कब्जा है उसे कोई चुनौती न दे सके। तो अगर ये केवल एक भ्रम है तो सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र का धनतंत्र यानी प्लूटोक्रेसी, इसमें ये बदलाव जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, क्योंकि सिद्धांत रूप में तो लोकतंत्र का मतलब यही है कि शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होगा। बिल्कुल, किताबों में तो यही लिखा है। फिर ये गाड़ी अचानक पूंजीपतियों के गैरेज में कैसे पहुंच जाती है? इस सफर की शुरुआत चुनाव प्रक्रिया की अर्थव्यवस्था से होती है। अच्छा। लेखक स्पष्ट करते हैं कि जैसे जैसे लोकतांत्रिक चुनाव अधिक से अधिक खर्चीले होते गए,
वैसे वैसे सत्ता का स्वरूप भी बदलता गया। हाँ, आजकल चुनाव का मतलब ही बहुत सारा पैसा है। एकदम सही। आज किसी भी बड़े चुनाव में उतरने के लिए अपार धन की आवश्यकता होती है। मतलब विज्ञापन, डेटा एनालिटिक्स, रैलियां, बड़ी बड़ी पीआर एजेंसियां, इन सब में अरबों का खर्च आता है। कोई आम इंसान तो ये सोच भी नहीं सकता। वही तो, कोई भी सामान्य नागरिक या जमीनी स्तर का नेता बिना बड़ी फंडिंग के इस दौड़ में टिक ही नहीं सकता। और ये फंडिंग आसमान से तो गिरती नहीं है। बिल्कुल नहीं। राजनीतिक दलों को अंततः जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं और धनिक समूह है, उन्हीं की शरण में जाना पड़ता है। और इसी निर्भरता से असली खेल शुरू होता है, जब नीतियां बनाने वाले दल पूरी तरह से मुट्ठी भर धनिकों के चंदे पर आश्रित हो जाते हैं। तो सत्ता में आने के बाद उनकी जवाबदेही भी उन्हीं धनिकों के प्रति सबसे अधिक होती है। मतलब जिसने पैसा दिया, काम उसी का होगा। आपका खर्च उठाया था, चाहे वो टैक्स में भारी छूट देना हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी के नियम तय करना हो। पर एक सेकंड, यहाँ एक तार्किक पेंच है जिसपे मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। जी बताइए। अगर हम सिर्फ संख्याओं को देखें तो किसी भी देश में आम नागरिकों की संख्या वो तो अरबपतियों के मुकाबले करोड़ों गुना ज्यादा होती है ना। बिल्कुल होती है। और वोट मशीन पर बटन तो आम जनता ही दबाती है। तो क्या करोड़ों लोगों का सामूहिक फैसला उस मुट्ठी भर कॉर्पोरेट पैसे को मात देने के लिए काफी नहीं है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और सतह से देखने पर ऐसा ही लगता है कि जनमत हावी होना चाहिए। हाँ। लेकिन लेखक का तर्क ये है कि चुनाव के दिन बटन दबाने से बहुत पहले ही ये तय कर लिया जाता है कि मशीन पर विकल्प कौन से होंगे। मतलब चुनाव से पहले ही तय हो जाता है। जी, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट के मेन्यू में सिर्फ अलग अलग तरह के जंक फूड ही रखे जाएं। अच्छा। तो ग्राहक चाहे जो भी चुने वो खाएगा तो जंक फूड ही। अरे ये तो बड़ा सटीक उदाहरण है। भारी फंडिंग के जरिए ठीक यही काम किया जाता है। अपार धन बल के जरिए न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया और जो पूरा विमर्श है उसे इस तरह से नियंत्रित किया जाता है कि चुनाव के मुद्दे वही बनते हैं जो पूंजीपति चाहते हैं। मतलब नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। एकदम सही। जनता सिर्फ उन विकल्पों में से चुनाव करती है जिन्हें पहले से ही फिल्टर करके उनके सामने एक तरह से परोस दिया गया है। इसका मतलब है कि चुनाव हारने या जीतने का जो खेल है वो तो बाद में होता है। असली खेल ये तय करने का है कि मैदान में कौन खेलेगा और नियम क्या होंगे। बिल्कुल। इसी बिंदु पर लोकतंत्र का आत्मा तत्व समाप्त हो जाता है। ये तो हुई राजनीतिक और ढांचागत बात, लेकिन ये प्रभाव केवल संसद तक ही सीमित नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री के अनुसार इस धनतंत्र ने हमारे समाज और हमारी पूरी संस्कृति की नसों में प्रवेश कर लिया है। जी। और दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन भारतीय चिंतन ने भी इस खतरे को बहुत पहले ही पहचान लिया था। हाँ, प्राचीन विद्वानों की दूरदृष्टि का जिक्र करते हुए लेखक ने एक बहुत ही मारक संस्कृत श्लोक का संदर्भ दिया है। वो श्लोक क्या है? वो है यस्यास्ते वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते। यहाँ एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है। मतलब इस श्लोक का सीधा सा अर्थ है कि जिसके पास धन है उसी को समाज में सबसे ऊंचे कुल का माना जाता है। बिल्कुल। उसी को सबसे बड़ा विद्वान, सबसे समझदार, सबसे अच्छा वक्ता और यहाँ तक कि सबसे सुंदर भी मान लिया जाता है। जी। मानो दुनिया के सारे अच्छे गुण सिर्फ सोने या धन की शरण में चले गए हों। अगर इसे आज की भाषा में समझा जाए तो मुझे लगता है कि ये धन आज के समाज में एक सोशल मीडिया ब्यूटी फिल्टर की तरह काम कर रहा है। अरे वाह, ब्यूटी फिल्टर का ये उदाहरण इस पूरी सामाजिक स्थिति को बहुत सटीकता से स्पष्ट करता है ना? जैसे एक डिजिटल फिल्टर चेहरे के हर दाग, हर झुर्री को छुपाकर एक झूठी चमक पैदा कर देता है, वैसे ही आज धन इंसान के चरित्र की हर कमी को छिपा देता है। एकदम सही। कोई व्यक्ति नैतिक रूप से कितना भी गिरावा क्यों ना हो, उसने अपनी संपत्ति चाहे कितने भी अनैतिक या क्रूर तरीकों से क्यों न जुटाई हो, धन का ये फिल्टर समाज की आंखों पर ऐसा पर्दा डालता है कि वो व्यक्ति अचानक रोल मॉडल और सफल इंसान मान लिया जाता है। उससे टीवी पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार है, चरित्रवान है, लेकिन उसके पास धन नहीं है, तो समाज उसे असफल मानकर किनारे कर देता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें
तो यही उस वैश्य मानसिकता का सबसे खतरनाक रूप है जिसकी बात स्रोत में की गई है। देखिए, धन का होना अपने आप में कोई समस्या नहीं है। जीवन चलाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। पैसे के बिना तो काम नहीं चलेगा। लेकिन जब धन कमाने का उद्देश्य सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करना या समाज की सेवा करना ना रहकर बाकी लोगों पर नियंत्रण स्थापित करना और सत्ता का भूखा होना बन जाए, तब ये पूरे समाज के मूल्यों को नष्ट कर देता है। ये मानसिकता इंसान को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक संसाधन, एक रिसोर्स समझने लगती है। तो जब कोई समाज इस धन रूपी ब्यूटी फिल्टर का पूरी तरह से आदी हो जाता है, तो ये अनुचित धन संचय जमीन पर काम कैसे करता है? जी, मतलब ये सिर्फ बैंकों में पैसे जमा करने तक तो सीमित नहीं है। लेखक ने कुछ बहुत ही स्पष्ट तंत्रों की ओर इशारा किया है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे जमीन, पानी और खदानें, इन पर कब्जा करना इस प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही कृत्रिम महंगाई पैदा करना भी धन संचय का एक बड़ा हथियार है। कृत्रिम महंगाई मतलब जानबूझकर? बिल्कुल। उदाहरण के लिए, बाजार में किसी आवश्यक वस्तु की कमी न होने पर भी बड़े स्तर पर उसकी जमाखोरी करके दाम बढ़ा दिए जाते हैं। ताकि आम आदमी की जेब से सीधा पैसा निकाला जा सके। हाँ, और इसे बड़े मुनाफे के रूप में इकट्ठा किया जा सके। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि समाज के बुनियादी अधिकार होने चाहिए, उन्हें पूरी तरह से एक मुनाफे वाले उद्योग में बदल दिया जाता है। ये तो हम आज हर जगह देख रहे हैं। जी, एक बीमार व्यक्ति या एक विद्यार्थी महज एक ग्राहक बनकर रह जाता है। और इन सब हरकतों पर कोई उंगली ना उठाए, इसके लिए मीडिया हाउसेस को ही खरीद लिया जाता है, ताकि सिर्फ वही खबरें बाहर आएं जो इस पूरे तंत्र को सुरक्षित रखें। एकदम सही। इस पूरी प्रक्रिया के कुछ बहुत ही भयानक सामाजिक परिणाम स्रोतों में गिनाए गए हैं। ये एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। हाँ, इसलिए 5 मुख्य सामाजिक परिणाम बताए गए हैं। शुरुआत होती है नैतिक पतन से। जब किसी समाज में सफलता को नापने का इकलौता पैमाना बैंक बैलेंस बन जाए, तो ईमानदारी और करुणा जैसे शब्द सिर्फ किताबों में रह जाते हैं। और जब नैतिकता गिरती है, तो अगली चीज जो तेजी से फैलती है वो है भ्रष्टाचार। ये कोई संयोग नहीं है। जब पैसे से ही सब कुछ तय होना है, तो प्रशासन, न्याय व्यवस्था और नीति निर्माण के स्तर पर रिश्वत और दलाली संस्थागत हो जाती है। मतलब वो सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। हर नियम और कानून को पैसे के दम पर अपने पक्ष में मोड़ा जाने लगता है। बिल्कुल। और यहीं से जो तीसरी बुराई आती है, वो है लोकतंत्र का अपहरण। हाँ, जो हमने पहले बात की। धन बल और दुष्प्रचार के सहारे जनमत को हैक कर लिया जाता है। लेकिन इसका जो चौथा और सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला असर है, वो है भयंकर सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन मतलब अमीरों और गरीबों के बीच की खाई। ये सिर्फ 2 वर्गों के बीच की खाई नहीं है, ये एक ज्वालामुखी है। जब समाज की कुल संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ 1% लोगों के पास कैद हो जाता है, तो बाकी के 99% लोगों के लिए संसाधनों की भयंकर कमी पैदा हो जाती है। बिल्कुल। एक तरफ ऐसी विलासिता होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ करोड़ों लोग सिर्फ बुनियादी स्वास्थ्य और 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। ये तो एक कड़वी सच्चाई है। ये असमानता अंततः समाज में अपराध, असंतोष और गहरी अस्थिरता को जन्म देती है। और इन सब के अंत में जो सबसे दुखद परिणाम सामने आता है, जो 5वीं बुराई है, वो है मानवता का अवमूल्यन। इंसान की अपनी कोई कीमत ही नहीं रह जाती। जी। एक व्यक्ति की पहचान सिर्फ इस बात से तय होती है कि वो बाजार के लिए कितना अच्छा उपभोक्ता है, या फिर कारखानों के लिए वो कितनी सस्ती श्रम शक्ति साबित हो सकता है। भावनाएं, कला और मानवीय संवेदनाएं, ये सब मुनाफे की इस अंधी मशीन के आगे बेमानी हो जाती हैं। ये एक बहुत ही अंधकारमय चित्र प्रस्तुत करता है, जहां पूरी की पूरी सभ्यता सिर्फ मुनाफे के एक चक्रव्यूह में फंसी हुई नजर आती है। हाँ, लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन श्रुत सामग्री केवल समस्याओं की गहराई नापकर ही नहीं रुक जाती। अच्छा। ये लेखक इस संकट से बाहर निकलने का एक दार्शनिक और ढांचागत विकल्प भी प्रस्तुत करते हैं। और यही वो हिस्सा है जहां थोड़ी उम्मीद नजर आती है। लेखक एक विचार का जिक्र करते हैं जिसे प्राउट यानी PROUT प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी कहा गया है। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है। बिल्कुल। इसके कई मुख्य पहलू स्रोत में बताए गए हैं, जिनमें न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी से लेकर संसाधनों का प्रगतिशील उपयोग शामिल है। लेकिन इसके जो 2-3 सबसे अहम हिस्से हैं, वो सीधे तौर पर इस धन तंत्र पर प्रहार करते हैं। जी।
इसका एक प्रमुख सिद्धांत है अधिकतम संपत्ति की एक सीमा तय करना, यानी वेल्थ कैपिंग। ये विचार कि किसी भी व्यक्ति या समूह के पास असीमित संपत्ति संचय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि धरती के संसाधन सीमित है। ये बात तो है। अगर एक व्यक्ति जरूरत से हजारों गुना ज्यादा संसाधन अपने पास रोक कर बैठ जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से लाखों लोगों के पास उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ एक चुनौती है। अगर कोई कहे कि अधिकतम संपत्ति की सीमा तय करने से तो इंसान की आगे बढ़ने की प्रेरणा ही खत्म हो जाएगी। क्या ये प्रगति के पहिए में डंडा डालने जैसा नहीं है? अगर हम एक हाईवे का उदाहरण लें, एक अच्छी सड़क पर हर कोई तेज गाड़ी चलाना चाहता है जी। अगर आप उस पर स्पीड लिमिट लगा देंगे तो क्या लोग यात्रा करना ही बंद कर देंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और आपके हाईवे वाले उदाहरण से ही इसका जवाब भी मिलता है। वो कैसे? देखिए, हाईवे पर स्पीड लिमिट इसलिए नहीं लगाई जाती कि लोग अपनी मंजिल तक न पहुंचे, बल्कि इसलिए लगाई जाती है ताकि कोई एक गाड़ी इतनी तेज न चले कि वो बाकी सभी यात्रियों के लिए जानलेवा बन जाए। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक पॉइंट है। प्राइवेट का उद्देश्य भी व्यक्तिगत विकास या प्रगति को रोकना नहीं है। उसका उद्देश्य उस शोषणकारी ढांचे को तोड़ना है जहां एक व्यक्ति का मुनाफा करोड़ों लोगों के अधिकारों को कुचलने की कीमत पर आता है। मतलब ये कि प्रगति हो लेकिन वो विनाशकारी ना हो। बिल्कुल। प्राइवेट का लक्ष्य धन का विनाश नहीं, बल्कि धन के दुरुपयोग और शोषण का अंत है। और इस संतुलन को बनाने के लिए स्रोत में एक और बहुत दिलचस्प बात कही गई है, आर्थिक विकेंद्रीकरण और सहकारी व्यवस्था यानी कॉपरेटिव्स का विकास। जी। ये मौजूदा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग कैसे काम करता है? मौजूदा कॉर्पोरेट व्यवस्था में क्या होता है, हजारों कर्मचारी दिन रात मेहनत करके कंपनी को मुनाफे में लाते हैं। हाँ। लेकिन उस मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ टॉप पर बैठे कुछ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स के पास जाता है। सही बात। यही वो मशीन है जो धन का केंद्रीकरण करती है। इसके विपरीत सहकारी व्यवस्था या विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जो लोग उस उद्योग में काम कर रहे हैं उनका भी उस संपत्ति और मुनाफे पर अधिकार हो। जब उत्पादन का मुनाफा सिर्फ एक व्यक्ति की जेब में जाने के बजाय सभी काम करने वालों में बढ़ता है, तो धन का एक जगह इकट्ठा होना अपने आप रुक जाता है। ये तो अर्थव्यवस्था के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बदलने जैसी बात है। एकदम सही कहा। ये एक ऐसी व्यवस्था की वकालत करता है जो मानव कल्याण पर केंद्रित हो, न कि केवल बेतहाशा मुनाफे पर। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटे, हमने आज देखा कि कैसे इतिहास के पन्नों से निकलकर हम एक ऐसे वैश्विक युग में आ गए हैं जहां सत्ता सिर्फ पूंजी की मोहताज है। हमने समझा कि लोकतंत्र का सुंदर बाहरी आवरण कैसे भीतर ही भीतर एक धनतंत्र में तब्दील हो चुका है, जहां चुनाव के विकल्प पहले से ही तय होते हैं। और हमने उस प्राचीन संस्कृत श्लोक के जरिए ये भी महसूस किया कि कैसे धन एक ब्यूटी फिल्टर बनकर समाज के हर नैतिक पतन को जायज ठहरा रहा है। बिल्कुल। प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा, शिक्षा का व्यवसायीकरण और इसके परिणाम स्वरूप समाज में बढ़ता भ्रष्टाचार, भयानक असमानता और मानवता का अवमूल्यन, ये सब एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। और अंत में हमने प्राहुट के रूप में एक ऐसे समाधान पर चर्चा की जो इंसान को मुनाफे की मशीन का पुर्जा मानने की बजाय अर्थव्यवस्था को इंसान की भलाई के इर्द गिर्द बुनने की बात करता है। जी। मैं फिर से याद दिला दूं कि ये पूरा विश्लेषण कृपाशंकर जी के लेख पर आधारित है। देखिए, इस तरह के विषयों पर बात करना और समझना आज के दौर में बहुत अहम है। आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां हम पर हर तरफ से सूचनाओं की बाढ़ सी आई रहती है। ऐसे में ये स्रोत हमें एक बहुत ही जरूरी आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हम जो खबरें पढ़ते हैं या जो राजनीतिक हलचल देखते हैं, उनके सिर्फ बाहरी आवरण पर भरोसा न करें, बल्कि उसके पीछे काम कर रही असली आर्थिक शक्तियों को पहचानने की कोशिश करें। बिल्कुल। किसी भी फैसले या नीति के पीछे क्यों और कैसे का सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आज अंत में छोड़ना चाहता हूँ। जी। हमने देखा कि कैसे धन के इस भारी केंद्रीकरण ने पारंपरिक मीडिया, चुनाव प्रक्रियाओं और हमारी पुरानी संस्थाओं को बड़ी ही आसानी से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बना लिया। लेकिन आज तकनीक बदल रही है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत एल्गोरिदम के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में सूचनाओं और सत्ता को आम इंसान के हाथों में विकेंद्रीकृत करेगी? क्या ये हमें इस धनतंत्र से आजाद होने में मदद करेगी, या फिर क्या ये एआई इसी वैश्य मानसिकता के लिए एक ऐसा हथियार साबित होगा जो जनता की सोच, उनके डेटा और अंततः पूरी सत्ता पर नियंत्रण को और भी ज्यादा सूक्ष्म और मजबूत कर देगा?
ये बहुत ही गंभीर विचार हैं। ये विचार बेचैन करने वाला है, लेकिन इस पर सोचना हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे जरूरी है। आज के इस गहन चर्चा में बस इतना ही।